हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज वर्मा और आप सभी को ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं अभी। तो ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है किस तरीके से करते हैं हम लोग, है ना। इमेज हम लोगों ने बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को कंसीडर करते हुए। अब हम लोग उसी के आगे चलते हैं। तो आगे आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन लेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जिन लोगों ने लेंस बनाया था, लेंस का एक फॉर्मूला जनरेट ड्राइव किया था, उसी फॉर्मूले को आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि हमको एक थिन लेंस लेना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, लेंस आपके पास कैसा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, बहुत मोटा भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर। ठीक, तो आपका काम क्या है, पहले इसका रे डायग्राम आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि रे डायग्राम आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, है ना। जो बच्चे बोर्ड में है, बोर्ड एग्जाम जिनका है, तो उनके लिए डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट डेरिवेशन ही पूछा जाता है। ठीक, और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए ये समझना जरूरी होगा कि जो फॉर्मूला आया इसका एप्लीकेशन क्या होगा। पहले तो फॉर्मूला समझ लो क्या है, उसके बाद इसका यूज क्या है, किस तरीके से इसके यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो आपके पास एक क्या है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक थिन लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, कोई समस्या की बात नहीं यहां तक। ठीक, अब आपको पता है कि इस थिन लेंस में, कहने के लिए तो ये थिन है, बट अगर आप देखो तो इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ही। भाई अगर आप देखोगे तो इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ही, और ये जो थिकनेस इसकी है इसको हम लोगों ने लेट कर लिया कि कुछ है टी, इसकी थिकनेस हो गई। अब आपको एक चीज और भी पता है कि अगर आप इस लेंस को देखो तो ये दो कर्व सरफेस से मिलकर बना है। दो कर्व सरफेस है तो इसका मतलब कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, दो इसके सेंटर भी होंगे, है ना। तो इस वाली सरफेस का सेंटर इधर की तरफ मिलेगा, इसको हम लोग बोल लेते हैं C1, और इस वाली सरफेस का सेंटर इधर की तरफ मिल जाएगा, इसको हम बोल लेते हैं C2। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक। ठीक, आगे देखते हैं। यहां से लेके अगर आप यहां तक देखोगे, ये वाली लेंथ, इस वाली सरफेस का सेंटर है इधर, तो ये जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको अगर आप R2 मानो और इस वाली को हम पहला मान लेते हैं, ये पहली है ये दूसरी है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये कुछ यहां से लेके यहां तक। बात क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट की लेंथ इस सरफेस से, यही आपकी स्फेरिकल सरफेस है पहली वाली, इस पहली वाली स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये है u। u हम लोग मानते हैं जनरली u है। अब यहां से एक रे चलती है जो कि इस लेंस पे टकराती है, टकराई। ठीक, अब आपको पता है लेंस से अगर ये टकराई तो ये इमेज बनाएगी, बट जब ये रे आगे की तरफ बढ़ेगी तो क्या होगा कि इसको दूसरी सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं पे इमेज बना देती है जाके, मान लेते हैं यहां पे इसने इमेज बना दी, आई सी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, आई। अगर आप सोचो कि ये जो फाइनल इमेज बन गई आई पे, ये दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद बनी। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सरफेस होती, दूसरी सरफेस होती ही ना। भाई अगर आपके पास, इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा लेंस, ऐसा कुछ होता, सिर्फ एक कर्व सरफेस होती, तो जो रे यहां से गई थी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं दूर जाती, यानी कि अगर आप देखो तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं दूर जाके गिरती, यानी कि ये कहीं पे यहां पे इमेज बनाती आई डैश पे। अब ये जो आई डैश होगा, ठीक, ये वाला आई डैश इस दूसरी वाली सरफेस के लिए किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब यहां से जो रे, इस आई डैश से जो रे आएगी उसका इमेज बनता है यहां पे आई पे। बात समझे। तो ये जो हुई
यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जिसको हम मान लेते हैं v डैश। क्योंकि ये जो इमेज बनी i डैश, ये बनी है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन से। बात समझे? यहां से ऑब्जेक्ट से रे निकली थी, फर्स्ट से टकराई थी, फर्स्ट से टकराने के बाद जो इमेज बनी वो i डैश बनी। अब ये i डैश दूसरी वाली सरफेस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसकी इमेज कहां पे मिल जाएगी? i पे मिलेगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी v। अब चूंकि ये फाइनल इमेज किससे बन रही है? सेकंड वाली से बन रही है, इधर वाली से, तो आपको ये जो डिस्टेंस v है ये यहां से दिखानी होगी। बात क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये बात एकदम क्लियर आ गई होगी कि कहां से रे चली, कहां पे जाके उसने इमेज बनाई, और दो इमेज बनी है, एक आई डैश और एक आई। दोनों में क्या डिफरेंस है? आई डैश जो है वो सिर्फ फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद बनी है, और आई जो है ये आपका सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। यानी कि इस आई डैश ने इस आई को बनने के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है ना? यहां तक का किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपका बन गया पूरा प्रॉपरली। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीछे। फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। अब इस फॉर्मूले को आप डब्बे में बंद कर लो, और इसी का यूज करके आपको डेरिवेशन लेके आना है। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो फर्स्ट सरफेस पे, है ना? तो अप्लाई above फॉर्मूला ऑन फर्स्ट सरफेस। हमने अभी आपको क्या बताया है कि जिस मीडियम से हम चलेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? N1, और जिस मीडियम में जाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा? N2। तो N1 हमारे लिए क्या है? N1, और N2 क्या है? N2 ही है। ठीक, और V क्या होगा? ध्यान से देखो तो अगर पहली सरफेस से जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रही है वो बन रही है आई डैश पे, और आपको पता है कि V कितना होगा? यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा V डैश। बात क्लियर है ना? तो ये बन जाएगा आपका V डैश, और लेंस की कुछ थिकनेस भी है, ठीक, वो अपन लोग अलग देखते हैं। तो यहां से मिल जाएगा हमको N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में इस बार ये सरफेस आपकी कौन सी है? दूसरी या पहली मान लो, तो ये इसका जो रिफ्लेक्ट वो आ जाएगा, ये आ जाएगा R1, तो यहां पे आ जाएगा अपॉन में R1। ये पहला बन गया। अब सेम फॉर्मूला आप दूसरी सरफेस के लिए अप्लाई करो। बात क्लियर? इस वाली सरफेस के लिए जब अप्लाई करोगे तो इस बार आपकी रे देखो पहले से लेंस के अंदर है, और लेंस के अंदर से बाहर निकल के जाएगी। तो यानी कि जो आपका N2 होगा वो हो जाएगा N1, और जो N1 होगा जो आपका ये होगा ये बन जाएगा N2, और ये जो होगा ये बन जाएगा N1। बात क्लियर? तो फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस पे जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? है ना? तो यहां से मिल जाएगा आपको N2 की जगह क्या आ जाएगा? N1 अपॉन में V कितना होगा? अब ध्यान देना, V जो है सेकेंड सरफेस से जब आप देखोगे तो V आपका सिर्फ ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, और ये कितनी है? V के बराबर ही है, तो ये बन जाएगी V, और माइनस N1 जब आप लिखोगे तो N1 हो जाएगा N2 के बराबर, और U कितना है? U आपका होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, है ना? और आपको पूरी पता है V डैश, और ये पता है T, तो जो U हो जाएगा ये बन जाएगा आपका V डैश माइनस T, और आगे आ जाएगा आपका N1 माइनस N2 अपॉन में R2। ये आपका N1 है। ठीक, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक, जैसे अच्छा ऐड करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला डिराइव करना है थिन लेंस के लिए,
है ना। तो अगर आप थिन लेंस की कंडीशन देखोगे तो ये जो टी है, लेंस की थिकनेस है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए, है ना। तो जब आप देखोगे तो लिखोगे जो टी है ये आपका वेरी वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू वी डैश। तो हम टी को क्या कर देंगे, टी को हम निगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आपने टी को नेग्लेक्ट करा तो ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी n2 अपॉन में n1 अपॉन में v माइनस n2 अपॉन में v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन में r2। ये बन गई इक्वेशन 3। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कर देना है ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को तो आपको आपका डेरिवेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। ठीक, जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो n2 अपॉन में v डैश, ये v डैश आएगा, n2 अपॉन में v डैश और n2 अपॉन में v डैश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक, और बचेगा क्या, n1 अपॉन में v, n1 अपॉन में u। तो ये आ जाएगा n1 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। इधर से क्या मिलेगा, इधर से देखो आपको मिल जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन में r1 और n1 माइनस n2 अपॉन में r2। तो अगर हम यहां से कॉमन निकाल लें माइनस, तो ये भी आपका n2 माइनस n1 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये मिल गया हमें। ठीक, अब पूरी इक्वेशन को आप n1 से डिवाइड कर लो। n1 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा n2 अपॉन में n1 माइनस 1 और ये मिल गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, है ना। और ये जो n2 अपॉन n1 है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसकी जगह हम n लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1, बाहर 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया ये है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। बात क्लियर, यहां तक पहुंचने में किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। बस हमने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करा जो हमने पिछले लास्ट टर्म पे ड्राइव करा था, उसको उठाया, दोनों सर्फेसेस के लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अरेंज कर लिया, अरेंज करके हमको इक्वेशन मिल गई। यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस इक्वेशन पे हम मान लेते हैं स्टार और बढ़ते हैं आगे। अगर सोचो आपका ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता, भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता तो इमेज कहां पे बनती, जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनती, वो आपकी फोकस से बनती। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, फोकस से बनती है। तो इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। इफ u जो है आपका वो इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक, माइनस का इनफाइनाइट आएगा क्योंकि ये कैसा है, लेफ्ट साइड है। ठीक, और v आपका क्या होगा, तो जब u इनफाइनाइट है तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी हमारी फोकस पे, तो v हो जाएगा f। अब इस कंडीशन को अप्लाई कर दो ऊपर, तो 1 अपॉन v की जगह रख देंगे 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू n1 n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब अगर आप देखो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, 0 के बराबर, और यहां से मिल गया आपको 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये समस्या आपकी जो है समाधान हो गया। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक पहुंचने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है इस साइड यहां पे दिख रही है बड़ी सी, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है इस साइड, इन दोनों को हम 1 अपॉन f से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जो ये स्टार मार्क इक्वेशन है उस वाली इक्वेशन में जो आपका राइट हैंड साइड है उसकी जगह हम 1 अपॉन f पुट कर सकते हैं। तो उठा के पुट करो तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
जो कि लेंस के लिए होता है। अब कंफ्यूज मत करना, जो मिरर का फॉर्मूला होता है वहां पे प्लस होता है बीच में, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, बट लेंस के फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। बात क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम लोग एकदम आराम से पहुंचे हैं और एक पूरे के पूरे पेज पे हमने पूरा डायग्राम के सहित डेरिवेशन समझा दिया है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट मान लो, अगर स्क्रीनशॉट से काम ना चले तो आप इसको नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, जैसा भी आपका मन करे, बट ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो हम पहले इस डायग्राम को रफ करेंगे, आप सबने डायग्राम बना लिया होगा, और उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ इसके रिजल्ट्स पे देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं और इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अगर मान लो आपको पता है कि कोई लेंस है, तो लेंस ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी मटेरियल का ही बनाया गया होगा। ठीक, जो लेंस है वो आपका किसी न किसी मटेरियल का ही बनाया होगा, और यहां से हमको मिल गया एक, पहले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला मिला। लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ये है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इसी को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, चूंकि आपको पता है ये n क्या है, ये है n2/n1 है ना, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको पता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वाले फॉर्मूले पे हमको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी सी चर्चा हमारी इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेगी। ठीक, आपको पता है कि यहां पे n1 क्या है, n1 है आपका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ठीक, और n2 आपका क्या है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जो लेंस का मटेरियल है। बट अगर आपको पता हो कि ये जो n2/n1 आया, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बात क्लियर? अच्छा, नॉर्मली हमारे सराउंडिंग के केस में क्या होता है, एयर होता है ना, हम लेंस को कहां रख देते हैं, एयर में उठा के रख देते हैं। जब आपने एयर में उठा के रख दिया तो आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है और कुछ लेंस का होता है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, बट वो चेंज कहां पे आता है, जब आप इस लेंस को उठाओ और किसी ऐसे मटेरियल में रख दो, उठा के ऐसी सराउंडिंग में रख दो जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ज्यादा हो या कुछ कम हो। जैसे इमेजिन करते हैं कि मान लो आपके पास एक लेंस है, आपने उस लेंस को उठाया और ले जाके एक लिक्विड में डिप कर दिया। बात क्लियर? लिक्विड का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, थोड़ा सा बात को समझिएगा। आपने एक लेंस को उठाया, आपके पास एक लेंस था और उस लेंस को आपने एक लिक्विड में उठा के डिप कर दिया, तो आपको पता है कि लेंस के मटेरियल का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और किसके रिस्पेक्ट में, अगर लेंस के मटेरियल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप लिखोगे एन लेंस का यानी LA, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। हो गया। अब आपको पता है कि अगर आप लिक्विड में उठा के रख रहे हो तो लिक्विड उसका किसका काम करेगा, सराउंडिंग का काम करेगा, तो सराउंडिंग का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। मान लो कि जो आपका लिक्विड है एन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी कुछ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब आपने उस लेंस को उठाया उसमें रख दिया तो क्या होगा कि लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। बात समझे? यानी कि अगर आप निकालो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एन विद रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड
ये आ गया हमारे पास एन एल ए अपॉन में एन एल, यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड का ये है, और किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। अब कहानी यहां से थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है। ट्विस्ट क्या लेगी, अगर आप ऊपर की इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, इसके साथ हम करते हैं थोड़ी सी छेड़खानी। पहली कंडीशन आप ये मान के चलो कि ये जो N2 अपॉन N1 है, यहां पे दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि पहली कंडीशन में लेंस रखा हुआ है एयर में। अगर एयर में रख दिया आपने तो आपका फोकल लेंथ क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू एन एल ए, लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, और यहां से आ जाएगा 1/r1 -1/r2। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या करा, लेंस को उठाया एयर से और उठा के लिक्विड में रख दिया। जब आप लिक्विड में रखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन पे हमको लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, लिक्विड के रिस्पेक्ट में देखना है। तो उस कंडीशन पे जब आप यहाँ पे ये अप्लाई करोगे तो अप्लाई करोगे ये, या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, उठा के रखो। तो ये मान लो फोकल आपकी f1 है, और जैसे ही आपने उसको उठा के लिक्विड में रखा तो उसकी फोकल लेंथ हो गई f2, कुछ चेंज हो गया उसमें, कितना चेंज आ गया उसको देखने के लिए हम लोग लिख लेंगे n लिक्विड लेंस का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, यहां से आ गया 1/r1 -1/r2। इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो डिवाइड। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड मारोगे तो देखो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/r1 प्लस -1/r2 वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, और इधर से आ जाएगा f2 अपॉन में f1, है ना, और हमको मिल जाएगा यहां से f2 अपॉन में f1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास n लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, और यहां से आ गया n लेंस का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। यहां पे हम पहुंच गए। अब इसको आप देखो भाई, अगर आप f2 को देखोगे, f2 होगा f1 इंटू में, कितना इंटू में, इंटू में आपको दिया हुआ है n लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 और n लेंस का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। और ये जो क्वांटिटी है आपकी पूरी की पूरी जो यहां पे दिख रही है n l a -1 अपॉन में n l लिक्विड -1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किससे हो, लेंस से विद रिस्पेक्ट टू एयर, तब ग्रेटर देन 1 होगी। ये ग्रेटर देन 1 होगी इफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n ऑफ लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ग्रेटर देन हो n ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर से। बात क्लियर। जब ये ज्यादा होगी तो ये 1 से बड़ी होगी, अगर 1 से बड़ी होगी तो इस केस में जो आपकी फोकस है वो बढ़ जाएगी। बात क्लियर। तो अगर आप देखो तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से लेंस की फोकल लेंथ पे फर्क पड़ जाता है। बात क्लियर। अगर आपका सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। और अगर इफ यहीं पे कंडीशन ऐसी होती कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू एयर ये लेस देन होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर से, तो आपकी जो f2 आती वो छोटी आ जाती है f1 से। बात क्लियर। और इस केस में आपका जो f2 है वो बड़ी आ जाएगी f1 से, यानी कि सेम लेंस है, बस आप उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हो, यानी कि जिस मीडियम में उसको रख रहे हो। बात क्लियर। उस मीडियम में रखने की वजह से उसके फोकल लेंथ में चेंज आ जा रहा है। बात क्लियर। और ये किसकी वजह से आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आ रहा है। तो कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, बात क्लियर हो गई यहां तक, मामला डन।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में R1 और R2 भी आता है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का इस फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो क्या फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे जैसे आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे ही क्या होगा, उस लेंथ की फोकल लेंथ भी बढ़ेगी। यह बात आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर? तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लिया। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने ये भी देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। साथ में हमने ये भी बता दिया आपको कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आता है। ठीक, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते जाओगे, आपकी फोकल लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का टॉपिक जो था वो कवर हो गया है ना। ज्यादा लंबा लेक्चर बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाओगे और हम भी बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, तो आपका काम क्या है, ये लेक्चर देखो, समझ में आए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए दोबारा से देखो। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।